गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो हम अभी लास्ट क्लास जो अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, जो डील कर रहे थे, वो था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पॉलिटिकल डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा हर्षवर्धन, जो है AD 606 टू 647, पेज नंबर 81। ओके, तो पीछे का जो भी है इस चैप्टर के जो भी पार्ट्स हैं उसको आप फिर से रिवीजन कीजिए, तब ज़्यादा क्लियर होगा। और हम आज जो अपना टॉपिक है हर्षवर्धन, इसको स्टार्ट करते हैं। ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षा एंड इट्स हिज टाइम कैन बी फाउंड इन हर्ष चरित्र। यानी हर्षवर्धन के लाइफ के ऊपर जो एक बायोग्राफी लिखी गई थी जिसका नाम हर्ष चरित्र है, इस किताब से हमें हर्षवर्धन के बारे में, उसके समय के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है। बाय द बायोग्राफी ऑफ द किंग रिटन इन संस्कृत बाय द कोर्ट पोएट बाणभट्ट। यानी उनके कोर्ट पोएट जो बाणभट्ट थे, उन्होंने बायोग्राफी लिखा, जो किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। द अदर इन द अकाउंट ऑफ वेनशंग, ए चाइनीज विजिटर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रीजन। और भी हर्षवर्धन के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वेनशंग जो चाइनीज़ विजिटर थे जो इंडिया आए थे घूमने, उनके पुस्तक से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिली। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो वेनशंग जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो इंडिया किस समय आए थे, यानी जिस समय आए उस समय यहाँ का राजा कौन हुआ करता था, तो आपका जवाब होना चाहिए हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षा रीजन में चाइनीज़ ट्रैवलर वेनशंग आए थे इंडिया। तो उनकी लिखी किताबों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी, तो हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन बिकम किंग एट द एज ऑफ 16 इन द ईयर AD 606। जो हर्षवर्धन थे वो राजा कब बने, तो वो AD 606 में राजा बने, जिस समय उनकी आयु कितनी थी, तो 16 वर्ष थी। ही मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। उन्होंने अपना कैपिटल थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट किया, कन्नौज। Immediately after ascending the throne, Harsha marched against the god of Bengal। यानी जैसे ही उसने थ्रोन मतलब राजगद्दी पे बैठा, उसके बाद उसने क्या किया, हर्ष मार्च्ड अगेंस्ट द गॉड्स ऑफ बंगाल। यानी बंगाल के जो गॉड्स थे उनके खिलाफ उसने मार्च करना शुरू कर दिया। मार्च करना का मतलब होता है आगे बढ़ना। ही इंटर्ड इनटू एन अलायंस विथ वास्कर वर्मन द किंग ऑफ प्रागज्योतिषा, यानी असम, जिसको क्या उस समय बोलते थे, प्रागज्योतिषा, वो वहाँ पे इंटर किया। भास्कर वर्मन वहाँ के कौन थे, तो राजा थे। आफ्टर दैट ही कंक्यूर्ड मेनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग द पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एंड द गंगा वैली एज फार एज असम। यानी उसने अपना क्षेत्र कहाँ तक फैलाया, तो उसने अपने क्षेत्र को, अपने मतलब राज्यों की सीमाएं कहाँ तक बढ़ाई, तो पंजाब में, ईस्टर्न राजस्थान में, और जितने भी गंगा वैली थे वो सब क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, और साथ ही साथ असम को भी। हिज एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज ऑफ डिस्टेंट फ्यूडल किंग्स। हर्षा गवर्न हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन एज गुप्ता। हर्षवर्धन जो थे अपने एम्पायर को ठीक उसी प्रकार से उस पर राज्य करते थे, उसको चलाते थे, जैसा कि गुप्ता पीरियड में और भी राजा उसको चलाते थे। द किंगडम्स ही कॉन्क्यूर्ड पेड हिम रेवेन्यू। यानी जिस भी किंगडम पे इसका अधिकार था वो सब इसे बदले में क्या देते थे, तो रेवेन्यू टैक्स इसको वापस देते थे। हर्षा एम्बिशन ऑफ एक्सटेंडिंग हिज पावर टू द डेक्कन एंड साउदर्न इंडिया वेयर स्टॉप्ड बाय पुलाकेशिन टू द चालुक्य किंग ऑफ द वटापी हु डिफीटेड हिम। यानी बाद में चल के चालुक्य किंग जो पुलाकेशिन टू था, पुलाकेशिन टू जो कौन था, चालुक्य का किंग था, उसने इसे बाद में चल के क्या किया, हरा दिया। हर्षा वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ही रोट 3 प्लेज इन संस्कृत। उसने 3 प्ले को जो कि संस्कृत भाषा में उसने लिखे, वो कौन कौन से थे, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। हर्षा प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द नालंदा यूनिवर्सिटी। हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आप सबने सुना है, जो ये नालंदा में है,
जिसको बाद में चल के क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। वो नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय बनी थी या बन रही थी, तो उसने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, यानी पैसे से मदद की थी। इट वॉज अंडर हिज पैट्रोनेज दैट नालंदा प्रोस्पोर्ड एंड बिकम ए फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग। यानी हर्षवर्धन के ही शासनकाल में नालंदा जो है, नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और वो एक दुनिया की सबसे फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग बनी। हर्षा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। हर्षवर्धन जो थे वो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो बुद्धिज्म से, यानी गौतम बुद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ही ऑर्गेनाइज द 5th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कन्नौज इन AD 641 वेयर द टीचिंग्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म वेयर डिस्कस्ड। यानी वो इतने बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस थे कि उसने 5th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज किया कहाँ, कन्नौज में। कब, तो AD 641, जिसमें कौन शामिल हुए, तो जो बुद्धिज्म के ही जो महायान सेक्ट होते हैं वो वहाँ पे उस मतलब कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए और डिस्कस किए मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। द असेंबली कंटिन्यूड फॉर 18 days एंड वॉज अटेंडेड बाई 3000 मॉक्स। यानी ये जो असेंबलीज जो थी 5th बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कितने दिनों तक चली, तो 18 दिनों तक चली और इसमें लगभग 3000 मॉन्क ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, अब चलिए वेनसंग अकाउंट क्या कहता है। वेनसंग विजिटेड इंडिया इन AD 630। 630 AD में वेनसंग इंडिया में विजिट करने आया, घूमने आया। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years। वो इंडिया में लगभग 15 वर्षों तक रहा, घूमा, यहाँ की जानकारी इकट्ठा की। ही केम टू स्टडी एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने आया था। ड्यूरिंग हीज स्टे ही बिकम ए फ्रेंड ऑफ हर्षा एंड स्पेंट 8 years एट हिज कोर्ट। यानी जो उसने अपने पढ़ाई के लिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी आया और यहाँ उसे दोस्ती हुई यहाँ के राजा जो कौन थे, तो हर्षवर्धन थे, उनसे उनकी दोस्ती हुई और लगभग 8 वर्षों तक वो उनके कोर्ट में वो क्या किए, तो ड्यूटी किए उनके साथ। है ड्यूरिंग हिज स्टे ही बिकम ए फ्रेंड ऑफ हर्षा। यानी जब तक वो इंडिया में रहे उनकी दोस्ती हर्षवर्धन के साथ हुई और वो अपने 8 वर्ष उसके कोर्ट में बिताएं। ही कंपाइल्ड हिज वर्क इन ए बुक टाइटल्ड सीयूकी। उसने ये सब चीज़ें उसने जो एक बुक सीयूकी नाम की बुक उसने रचित की थी, लिखी थी, उसमें ये सब चीज़ उसने क्या किया, इसका जिक्र किया। विच मीन्स रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी सीयूकी का जो मतलब होता है वो रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड्स के रिकॉर्ड का उसका मतलब होता है वेस्टर्न वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स। द बुक गिवन अ डिटेल्स अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपुल एट दैट टाइम। उस समय के लोगों के जो इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था राजा का, ये सब चीज़ उसने उस किताब सीयूकी में लिखा। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। उस ज़माने के जो मेन ऑक्यूपेशन माना जाता था, मेन पेशा माना जाता था, वो था क्या, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। यानी लगभग लोग जो हैं खेती बाड़ी पे ही डिपेंडेंट थे। अपना मुख्य जितने भी लोग हैं सब खेती बाड़ी पे थे। अपने परिवार का भरण पोषण वो खेती के माध्यम से करते थे और बदले में राजा को क्या कर देते थे, तो लैंड रेवेन्यू देते थे, कुछ हिस्सा अपना ज़मीन का अनाज का या तो अनाज के रूप में या पैसे के रूप में देते थे। ठीक है। ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन लिव्ड इन टाउन। जो व्यापारी या क्राफ्ट्समैन होते थे वो शहरों में रहते थे। द पीपुल वेयर सिंपल ऑनेस्ट एंड लिव्ड पीसफुली। लोग कैसे उस ज़माने में होते थे, तो सिंपल लाइफ वो जीते थे, ईमानदार होते थे और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। मोस्ट ऑफ देम वेयर वेजिटेरियंस एंड अवॉइडेड ओनियन एंड गार्लिक। यानी उनमें ज़्यादातर जो लोग उस ज़माने में जो होते थे वो क्या होते थे, तो वेजिटेरियन होते थे, शाकाहारी होते थे। और शाकाहारी में भी ऐसे शाकाहारी जो लहसुन और प्याज को बिल्कुल अवॉइड करके चलते हैं। ठीक है, मांसाहारी उतने नहीं थे। मैक्सिमम जो जनताएं यहाँ की थी वो वेजिटेरियन थी, शाकाहारी, और शाकाहारी में भी वैसे जो लहसुन और प्याज को बिल्कुल अवॉइड करके चलते हैं। हुएनसंग ऑल्सो नोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिजिड कास्ट सिस्टम। उसने अपनी किताब सीयूकी में ये भी लिखा रिजिड कास्ट सिस्टम के बारे में, जाति प्रथा के बारे में।
द पीपुल वेयर डिवाइडेड इंटू मेनी कास्ट एंड सब कास्ट, यहाँ के लोग बहुत सारे कास्ट और सब कास्ट में डिवाइडेड थे। द अनटचेबल्स वेयर नॉट ट्रीटेड वेल बाय द अपर कास्ट, छुआछूत की समस्या सबसे अधिक थी। बड़े कास्ट के लोग जो अछूत होते थे उनका छुआ कुछ भी नहीं करते थे, यानी उसे अछूत मानते थे, उसे समाज से अलग रखते थे। दे लिव्ड आउटसाइड द सिटी, शहर से अलग उनका स्थान होता था। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंस और बुक्टीज, जो पूरा एम्पायर था वो प्रोविंस, जो अभी स्टेट होता है उस तरीके से डिवाइड था, या प्रोविंस को उस समय बुक्टीज भी कहते थे। द प्रोविंस वेयर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स और वेसियाज एंड द डिस्ट्रिक्ट्स इंटू विलेजेस, और प्रोविंस भी बाद में डिस्ट्रिक्ट में या विषयाज में डिवाइड हुए, और वो डिस्ट्रिक्ट बाद में चल के विलेज में। यानी अभी का जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का सेम ऐसा ही उस समय था, बस नाम चेंज था। रेवेन्यू ऑफिसर्स कलेक्टेड रेवेन्यू एट द रेट ऑफ 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले जो ऑफिसर्स राजा के होते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। कितना करते थे? तो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी अगर 30 किलो अनाज हम उपजा रहे हैं तो उसका 1/6 कितना होगा? 1/6 इंटू 30। अगर 30 किलो हम उपजा रहे हैं तो उसके हिसाब से 1/6 यानी 5 किलो हमें राजा को टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता था। हर्षा ऑर्गेनाइज रिलीजियस असेंबलीज एवरी 5 ईयर्स एट प्रयाग। हर्षवर्धन जो राजा थे वो हर 5 साल पे एक रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे। कहाँ? तो प्रयाग। प्रयाग का मतलब इलाहाबाद, जिसको प्रयाग नहाने हम लोग समझते हैं, वो इलाहाबाद का बात हो रहा है। दीज असेंबलीज वेयर कॉल्ड टू हैव डिबेट्स एंड रिलीजियस डिस्कशन, ये असेंबली होती थी जिसमें लोग डिबेट्स करते थे, डिस्कशन करते थे रिलीजन के बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अच्छे बुरे के बारे में डिस्कस करते थे। These assemblies were called to have debates and religion discussions. They were attended by monks, priests and scholars from different regions. और ये assemblies को कौन अटेंड करते थे? तो monks अटेंड करते थे, priest अटेंड करते थे और scholar from different region. हर्षा was a capable and a tolerant ruler. वो एक सामर्थ्यवान राजा था। There were prosperity with his empire. उसके राज में मतलब लोग खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, किसी को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं थी, सब लोग राजा से खुश थे। There were prosperity within his empire. After Harsha's death, North India was again thrown into a state of disorder. यानी हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट था वो फिर से, वो जितने भी पार्ट है वो डिसऑर्डर हो गए, यानी भंग हो गए पूरे, उस पर छोटे छोटे राजाओं का शासन हो गया। Meanwhile, the Deccan and the South India rose to power and glory. जिसका फ़ायदा ये हुआ कि डेक्कन रीजन जो साउथ इंडिया के थे वो क्या हो गए, वहाँ पे पावर बढ़ी और वहाँ की शानो शौकत भी बढ़ी। ठीक है, अब जो चालुक्याज पल्लवाज हैं इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।